प्यारे साथियों सभी को नमस्कार। आज हम जिस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं वो एचएसएससी ने जो 28 फरवरी 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर लिया था, एलडीसी का जो पेपर था, डीएचबीएन बिजली विभाग के अंदर, और मॉर्निंग सेशन में जो पेपर हुआ था हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। जो आज जीके बाई मंजीत सिवाल यूट्यूब चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जीके बाई मंजीत सिवाल मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन इस पेपर में क्या दे रखा था। निम्नलिखित का सही विलोम शब्द बताइए। तो विलोम शब्द किसका बताना है? शब्द दे रखा है जेस्ट। इस जेस्ट का विलोम शब्द बताना है क्या होगा। तो जेस्ट का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही पर्यायवाची शब्द बताइए और शब्द दे दिया अमृत। इस अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है अमीय। तो इसका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अमृत के अन्य भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे पीयूष है, सुरभोग है, जीवनोदक है, सोम है, सुधा है। ये सभी अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, इनको भी एक बार आप जरूर। निम्नलिखित का सही पर्यायवाची शब्द बताइए और शब्द दे रखा पाषाण। तो पाषाण का पर्यायवाची शब्द कौन सा बनेगा? तो पाषाण का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन बी में ही दे रखा है पत्थर। तो पत्थर पाषाण का पर्यायवाची है और अन्य भी पाषाण के पर्यायवाची शब्द हैं। पाहन, शिला, शैल, प्रशस्तर, उपल, असम, ये सभी पाषाण के ही पर्यायवाची शब्द हैं। एक बार एग्जाम से पहले इनको जरूर देख लेना, हो सकता था अगले एग्जाम में क्वेश्चन से मेरे ऑप्शन बदल दे। निम्नलिखित का सही पर्यायवाची शब्द बताइए और शब्द दे दिया पताका। इस पताका का पर्यायवाची शब्द बताना क्या होगा? तो पताका का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन ए में ही दे रखा झंडी। और पताका के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं ध्वजा, ध्वज, केतु, निशान, झंडा। ये सभी पताका के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है दिल पसीजना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो दिल पसीजना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दया आना, यानी दिल पसीज गया भाई मेरा तो किसी बात को देखकर, यानी दया आ गई किसी बात को देखकर, ऐसा बहुत बार कहने को आपने सुना होगा। अगला क्वेश्चन है कान खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ होना। तो कान खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा चौकन्ना होना। कान खड़े होना, चौकन्ना होना। अगला क्वेश्चन है एक वचन का बहुवचन बताइए और शब्द दे रखा है गली। ये गली एक वचन है, अब इसका बहुवचन बनाना है, बताना है। तो इसका बहुवचन बन जाएगा गलियां। ऑप्शन ए में ही दे रखा गलियां। अगला क्वेश्चन है एक वचन का बहुवचन बताइए और शब्द दे दिया कलम। इस कलम जो कि एक वचन में लिखा है, इसका बहुवचन बताना है। तो कलम का बहुवचन बनता है कलमे। ऑप्शन ए में दे रखा कलमे। अगला क्वेश्चन है एक वचन का बहुवचन बताइए और शब्द दे दिया छज्जा। इस छज्जा का बहुवचन क्या बनेगा? तो छज्जा का बहुवचन बनेगा छज्जे। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये पहले ही ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुवचन का एक वचन बताएं। इस बार शब्द दे रखा है वो पुरुषों, ये बहुवचन में है और इसका एक वचन बताना है। तो पुरुषों का एक वचन हो जाएगा पुरुष। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं किसे डेट्रॉइट का निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। तो डेट्रॉइट का निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है अल्बर्ट कहें को। ऑप्शन ए में ही दे रखा है अल्बर्ट कहें। तो डेट्रॉइट है क्या आखिर में? डेट्रॉइट अमेरिका का एक शहर का नाम है। यूएसए जो है उसका एक शहर का नाम है डेट्रॉइट। और इस डेट्रॉइट को जिस प्रकार से बसासत की गई थी, इसको जिस प्रकार बसाया गया था, इसका जो मैप तैयार किया गया था वो अल्बर्ट कहाँ के द्वारा की तैयार किया गया था। डेट्रॉइट किस लिए प्रसिद्ध है? ये अमेरिका में है और ये मोटर गाड़ियों के लिए जो उद्योग हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं वो सारी गाड़ियाँ इसी डेट्रॉइट में बनाई जाती हैं। उसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए कि भारत का डेट्रॉइट कौन सा है, तो भारत का डेट्रॉइट अगर पूछा जाए तो भारत का डेट्रॉइट है पीतमपुर। और ये पीतमपुर जो है ये मध्य प्रदेश का पीतमपुर है। एक पीतमपुर दिल्ली के अंदर है जो कि सबसे ऊंचा टीवी टावर के लिए जाना जाता है, पीतमपुरा जो दिल्ली वाला है। और इस क्वेश्चन का उत्तर अगर ये पूछ ले कि भारत का डेट्रॉइट कौन सा है, तो पीतमपुर है जो कि मध्य प्रदेश में है। जो ये डेट्रॉइट है एक्चुअल में केंद्रीय विश्व में जो मोटर गाड़ी है उनका उद्योग का ये केंद्र है, इसीलिए इसको भारत का डेट्रॉइट के नाम से भी पीतमपुर को जान लिया जाता है।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अल्बर्ट कहे थे या आर्किटेक्ट थे और इन्हीं ने इसका डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय किस सदी में भारत आए थे? तो यूरोपीय किस सदी में भारत आए थे? सभी को पता है यूरोपीय भारत आए थे, वो 15वीं शताब्दी के अंदर यूरोपीय भारत आए थे। यूरोप पहली बार भारत में आने वाला यूरोपियन कौन था? तो सभी को पता है वास्को डी गामा भारत में आया था। इससे पहले हम एक बार और जानेंगे कि यूरोपीय की तरफ से जो भारत के अंदर आगमन हुआ था उनका क्रम कौन सा। एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लिए जाते हैं कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगाली तो सबसे पहले थे, लेकिन पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे? तो आगमन के क्रम में मैं आपको बता रहा हूं कि पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, और डचों के बाद अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के बाद फ्रेंच आए थे, और फ्रेंचों के बाद आपने पता होगा स्वीडिश का नाम सुना होगा, स्टेम पढ़ा होगा, तो स्वीडिश भी आए थे। अगर ये पूछे कि कंपनी के स्थापना का जो क्रम जो है वो यूरोपियन कंपनियों के स्थापना का क्रम, तो उसमें सबसे पहले जो आ जाएगा पुर्तगाली होगा, और पुर्तगालियों के बाद अगर पूछा जाए तो अंग्रेज होंगे, और अंग्रेजों के बाद डच, और डचों के बाद फ्रांसीसी, जो फ्रेंच थे फ्रांसीसी थे। और आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा होगा कि मुगल दरबार के अंदर प्रथम जो अंग्रेज पहुंचा था वो कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1609 में जहांगीर के दरबार के अंदर आया था। और भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा जो था वो कालीकट बंदरगाह पे आया था, और कालीकट बंदरगाह के ऊपर जिस राजा ने उसका स्वागत किया था उसका नाम राजा जमोरिन था। राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का वो किया था, स्वागत किया था। और उस समय अगर पूछ लिया जाए कि भारत का शासक कौन था या दिल्ली का शासक कौन था, तो सिकंदर लोदी के शासनकाल के अंदर ही वास्को डी गामा आया था, और 1498 के अंदर भारत आया था। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार दिसंबर 2019 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस द्वारा कितने लेन देन किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर मुझे गूगल से देखना पड़ा, इस क्वेश्चन का उत्तर वैसे एक्चुअल में मुझे नहीं पता था इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो गूगल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का उत्तर दिखा रखा था कि ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। 1.71 अरब जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार आप इसको कंफर्म कर लेना, क्योंकि गूगल से ही मैंने चेक किया था और पता नहीं गूगल के ऊपर जो लिखा था वो ऑथेंटिक था भी कि नहीं था। अगला क्वेश्चन जरूर देखते हैं। भारत में राज्य की विधायिका पूछी थी। एक केंद्र के अंदर विधायिका है और राज्यों के अंदर विधायिका है, तो राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया था? चाहे वो केंद्र की विधायिका हो चाहे राज्य की विधायिका हो, दोनों की विधायिका को दो ही भागों में बांटा गया था। अगर केंद्र की मैं बात करूं तो केंद्र की विधायिका में एक सदन तो लोकसभा है, एक सदन राज्यसभा है। उसी प्रकार राज्य की विधायिका के अंदर एक सदन विधानसभा है, एक सदन विधान परिषद है। अब इस विधायिका का मेन काम क्या है? विधायिका का मेन काम है, राज्य की विधायिका तो होगी, इसकी काम है कि राज्य के लिए कानूनों का निर्माण करना। अगर केंद्र की विधायिका है तो उसको केंद्र के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनके लिए विधेयक लेके आना क्या है, इस विधायिका का काम है। अगर विधायिका ने कोई भी विधेयक पारित कर दिया, वो विधेयक तब तक बिल ही रहेगा, वो विधेयक है जो बिल है वो तब तक विधेयक ही रहेगा जब तक कि केंद्र में तो राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर ना कर दे, और राज्य की विधायिका ने अगर कोई विधेयक पारित किया है तो राज्यपाल जब तक उस पर हस्ताक्षर ना कर दे तब तक वह कानून नहीं बन पाएगा। तो केंद्र की विधायिका के 3 अंग हैं। अंग कह रहा हूं मैं, विभाग नहीं कह रहा, अंग है। एक राज्यसभा, एक लोकसभा और भारत का राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर तीनों का जो अंग है उनसे विधायिका तैयार होती है। और राज्य की जो विधायिका है इसके अंदर सदन की अगर बात की जाए, भाग की बात की जाए तो दो ही है, विधानसभा, विधान परिषद। और अगर पूछ लिया जाए कि इसके अंग कितने हैं तो अंग 3 है, एक विधानसभा, एक विधान परिषद और एक राज्यपाल। इन तीनों से मिलकर क्या होता है, राज्य की विधायिका तैयार होती है। तो इस क्वेश्चन का तो उत्तर 2 हो जाएगा, क्योंकि भाग पूछे गए तो भाग तो 2 ही है। बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य होते हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 245 सदस्य होते हैं। यानी वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। अगर पूछ लिया जाए राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 हैं। राज्यसभा का गठन हुआ था अप्रैल 1952 के अंदर हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। वर्तमान के
अंदर अगर देखा जाए तो 245 सदस्यों में से 12 सदस्य ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और हाल ही में 1.5 महीने पहले ये थोड़ा सा चर्चा में रहा था, क्योंकि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई आफ्टर रिटायरमेंट के बाद उनको राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया था। और जब मनोनयन किया गया था तो ये थोड़ा सा विषय देश में उजागर हुआ था। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति शायद उस समय थोड़ी सी बनने वाली थी, और इसको थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे कि राज्यसभा जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंदर दे रखा, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख दे रखा है। राज्यसभा का जो भी सभापति होगा वो हमेशा और हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होगा। तो वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, और वेंकैया नायडू जो हैं यही राज्यसभा के वर्तमान में सभापति हैं। राज्यसभा का वर्तमान में उपसभापति अगर पूछा जाए तो हरिवंश नारायण सिंह जो हैं ये वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन में देखते हैं, लद्दाख और पांडिचेरी ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरा है दमन और दीव ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, तीसरा लक्षद्वीप और चौथा है मिजोरम। जबकि मिजोरम भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यूनियन टेरिटरी नहीं है। मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम के ये राज्य है मिजोरम। और मिजोरम के बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी खदान तांबे की उत्पादक है? तो राज्य की तांबे की उत्पादक है। जब ये क्वेश्चन मैं कभी क्लास के अंदर करवा देता था, क्योंकि ये पेपर को कहीं भी सोल्व करवाया था, तो उसमें बच्चे कई बार ऑप्शन बोलते थे कि मजालखंड, इसका उत्तर मजालखंड। बोले जी हमने तो इसको कहीं से देख रखा, किसी ने बता रखा कि मजालखंड। मैं आपको बता देता हूँ, मजालखंड जो है वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। तो मध्य प्रदेश में, इसका मतलब राजस्थान की तो कहान होगी नहीं। तो राजस्थान की है, हम बचपन से बहुत बार स्कूल में ही पढ़ते थे कि खेतरी जो है ये राजस्थान में तांबे के लिए प्रसिद्ध उत्पादक है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समकालीन भारत में सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता रहे हैं? तो इसका नाम आपने सुना होगा, वर्तमान के अंदर मेधा पाटकर का नाम कई बार सुना होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए आपने मेधा पाटकर का नाम सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित गांव में से किस गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मौजूद हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के पूछा जाए तो इसका उत्तर आ जाएगा राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी जो है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा, एचएसएससी ने इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी हैं। पहले तो राखी गढ़ी के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके अवशेष 3 देशों से मिले हैं, भारत से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से केवल 2 ही मिले हैं, मुंडीगोक और सुरतुगुई हैं, ये केवल अफगानिस्तान से मिले हैं। और बाकी जितने भी मिले हैं वो लगभग भारत और अफगानिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान से ही मिले हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में ही है। राखी गढ़ी पूरे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो धोलावीरा आता है। धोलावीरा कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर है। गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है वहां पर ये स्थित है, और जगतपति जोशी ने इसकी खोज भी की थी। अब राखी गढ़ी के बारे में अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु घाटी का, तो वो राखी गढ़ी हो जाए। जब भारत का सबसे बड़ा है तो हरियाणा का तो अपने आप हो गया। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम अगर स्थल की बात की जाए, तो सबसे प्राचीनतम स्थल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का तो वो है बिरडाना। और अगर पूछ लिया जाए हरियाणा का तो भी बिरडाना होगा, तो जो कि फतेहाबाद में ही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में, नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो नेपाल और चीन, यानी नेपाल की तरफ से उधर से और चाइना की तरफ से भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो ये है अनीता कुंडू। अनीता कुंडू जो है इनका संबंध है, हिसार जिले के अंदर एक गांव पड़ता है फरीदपुर, उस फरीदपुर गांव की है। और ये हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर हैं, और एकमात्र महिला है जो चीन की तरफ से, यानी चीन की ओर से और नेपाल की ओर से भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी है। ये 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं, और ऐसा करने वाली भी ये पहली महिला बनी है। और वर्तमान के अंदर जो 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं, उन चोटियों पर चढ़ने का जो इन्होंने अपना अभियान जारी किया है वो अभी इन्होंने शुरू कर रखा है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में, पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में जानते हैं, उसे डैश कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था ENIAC, इनियाक।
ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को हम लाइव वेयर कहते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक कंप्यूटर डेस्क का उपयोग करते थे जो की बहुत बड़ी, कभी कभी कमरे के आकार की होती थी और केवल व्यवसाय, विश्वविद्यालय या सरकारों के पास ही होते थे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब जो है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए जिससे यह पता चलता है कि इनपुट डिवाइस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डेटा संचारित करने के लिए, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने और कब भेजा था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक जो मेल थे, ये कब और किसने भेजा था? तो 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा था, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? तो माइक्रो सॉफ्टवेयर है, ये वर्ड प्रोसेसर है, इस प्रकार का ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डैश की श्रेणी में आता है? तो ये किसकी श्रेणी में आता है? स्प्रेडशीट्स जो है ऑप्शन सी में दे रखा है, इसकी श्रेणी में आता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणवी संस्कृति। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।